गाइस अभी हम लोग करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है उसको समझते हैं। देखिए, ह्यूमन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसके नाक से लेके कौन कौन सा ऑर्गन हो गया, जो पाथवे है उसको देखिए। हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नाक हो गया, नाक के बाद विंड पाइप हुआ, विंड पाइप के बाद ये जो विंड पाइप है ये दो ब्रांच में टूट जाता है। विंड पाइप ट्रैकिड जिसको बोलेंगे, उसका इसका जो दो पार्ट में टूटा ना, लंग्स दो तरफ है तो यहाँ पे दो पार्ट आया, तो दो पार्ट में जो टूटा उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। उसका फिर उसका सब ब्रांच, उसके बाद उसके टिप पे जो होता है वो एल्वोलाई होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से नोज शुरू हुआ एक ऑर्गेनिज्म का और ये आपका विंड पाइप हो गया, ठीक है। विंड पाइप के बाद ये दो ब्रांच बना, इसको बोलते हैं ब्रोंकस या ब्रोंकाई। फिर इसका सब ब्रांच रहता है, क्या इसका फिर सब ब्रांच है दोनों तरफ, एक ये लंग्स हो गया और एक ये लंग्स हो गया दोनों तरफ। और ये टिप पे इसके जो सब ब्रांच है, इसके टिप पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको एल्वोलाई बोलते हैं। ये ब्रोंकाई हो गया मेन ब्रांच, और फिर ये ब्रोंक्यूल्स, ये जो छोटा छोटा लाइन दिख रहा है, और ये आपका एल्वोलाई हो गया। तो ये हो गया नोज, यहाँ पे ट्रैकिड्स हो गया, ठीक है, और ये एल्वोलाई हो गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। इसमें देखिए नोस्ट्रिल जिसको नोज बोलते हैं, उसका नेजल पैसेज, ये जो आपका दो छिद्र जो है उसको नेजल पैसेज बोलेंगे। ये नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नाक का जो कैविटी होता है। उसके बाद फेरिक्स, उसके बाद क्या हो गया लिरिक्स, जहां से साउंड निकलता है। अब आ रही है ट्रेकियार्ड्स, यही विंड पाइप है, इसको क्या बोलते हैं विंड पाइप, इसको बोलते हैं विंड पाइप। उसके बाद आ जाता है ब्रोंकाई, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है ब्रोंकाई, उसके बाद आ जाता है ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, जैसे ये विंड पाइप हो गया, ये हो गया आपका ब्रोंकाई, ठीक। उसके बाद ये जो ब्रांच है इसको ब्रोंक्यूल्स, और यहाँ पर जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन गया ये सब छोटा छोटा, ये ब्रोंक्यूल्स हो गया एल्वोल। और ये ब्लड कैपिलरी, और ये फिर कहाँ जुड़ा रहता है ब्लड कैपिलरी से। तो ये उसका पाथवे है। सीक्वेंस अगर लिखने बोले ना तो यही आपको लिखना है कि कैसे कैसे हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है और कैसे कैसे बाहर आता है। ऑक्सीजन कैसे कैसे जाता है, सबसे पहले नेजल पैसेज में, है ना। कैसे, फिर से देख लीजिए इसको, फिर से देख लीजिए एक बार। यहां से नोस्ट्रिल हो गया, नाक जिसको बोलेंगे, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी यहीं पे होता है। उसका फेरिक्स यहाँ पे गला पे, लेरिक्स जहां से साउंड निकलता है। उसका ट्रैकिया, यही विंड पाइप कहलाता है जो बताए। उसका क्या होता है ब्रोंकाई, विंड पाइप का जो सब ब्रांच है, ये विंड पाइप है, इसका दो ब्रांच बनता है, एक ये वाला दाहिने वाले लंग्स में, एक बाएं वाले लंग्स में, एक लेफ्ट में एक राइट में चला गया। उसके बाद फिर इसका जो सब ब्रांच होता है उसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और इसके टिप पे जो रहता है एल्वोलाई। तो एल्वोलाई का स्ट्रक्चर जो है बैलून लाइक किया जाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़े, और सरफेस एरिया बढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके ब्लड वेसल से, ठीक है, ब्लड कैपिलरी से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि किस तरीके का डिज़ाइन रहता है एल्वोलाई का कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो सके, डिफ्यूज़न हो सके। तो इसका जो रहता है स्ट्रक्चर वो कैसा रहता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं जो हम लोग ब्रेथ इन करते हैं जिसको इनहेलेशन कहते हैं, और ब्रेथ आउट करते हैं जिसको एक्सहेलेशन कहते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और ब्रेथिंग मैकेनिज्म क्या होता है। हम बताए थे जो इससे पहले वाला लेक्चर हुआ था कि रेस्पिरेशन दो चीज़ों से मिला करके होता है, एक ब्रेथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो है नेजल पैसेज तक, यहाँ तक जो है पूरा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका मेन काम क्या है कि ये ब्रीथिंग का काम करता है, लंग्स तक इवन। अब लंग्स के बाद ब्लड कैपिलरी में गया, सेल तक गया, वहां रेस्पिरेशन का काम शुरू होता है। तो ये जो आपको पाथवे दिखा है ब्लड कैपिलरी तक, ये सब ब्रीथिंग का ही पार्ट है। अब देखिए इसमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या है। देखिए ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या है, इनटेक ऑफ एयर, उसको हम इनहेलेशन बोलेंगे। एक्सहेलेशन क्या है, जो हमारे अंदर CO2 है उसका रिमूव आउट
फ्रॉम इनसाइड द बॉडी टू द एटमोस्फेयर, उसको एक्सेलेशन बोलेंगे। जब इनहेलेशन होगा तो थोरिक कैविटी, जिसको चेस्ट कैविटी बोलते हैं, एक्सपेंड हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आप हम ही को देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण। अभी नॉर्मल है, हम सांस लिए, देखिए चेस्ट कैविटी बाहर आ गया, वही बोलता है थोरिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। एक्सेलेशन, फिर ये अंदर चला गया, देखिए बाहर आ गया। फिर तो जब इनहेलेशन होगा चेस्ट कैविटी बाहर चला आएगा, एक्सेलेशन होगा चेस्ट कैविटी अंदर चला जाएगा। उसका रिब लिफ्ट अप, रिब यही ऊपर उठ गया, बात वही है। रिब मूव डाउन हो गया, इन एक्सेलेशन में उठ गया, नीचे चला है, तो रिब ऊपर नीचे चलाता। उसके बाद डायफ्रेम बिकम्स फ्लैटन इन शेप। अब देखिए जब सांस लेते हैं तो डायफ्रेम जो होता है फ्लैट हो जाता है, जनरली ऐसे रहता है डायफ्रेम वो होता है जो एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी को करता है, तो ये फ्लैटन हो जाएगा इनहेलेशन के दौरान। और डायफ्रेम बिकम्स डोम शेप, डोम मतलब गुंबद, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जब एक्सेलेशन होगा तो ये डोम शेप का हो जाएगा, गुंबद शेप का। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, जैसे लंग्स फैल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होगा, लंग्स फैल जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इनहेलेशन एक्सेलेशन समझ गए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये देख लीजिए आप, ये है भाई साहब इनहेलेशन एक्सेलेशन। देखिए यहाँ पे ये लंग्स एक्सपेंडेड है, ये लंग्स क्या है, कम है। अब देखिए वही सारा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इसमें आपको वो वाला डायग्राम नहीं दिया है जो रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए। यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सेलेशन का डायग्राम दिया है, उसको हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हम समझते हैं कि कैसे गैस का एक्सचेंज होता है बिटवीन एल्वोलाई, ब्लड एंड टिश्यूज के बीच। देखिए इसमें आपको समझना है, एल्वोलाई तो आप समझ ही गए कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है लंग्स में ब्रोंक्यूल्स के टिप पे, उसको एल्वोलाई बोलते हैं। एल्वोलाई में बहुत सारा ब्लड कैपिलरी जुड़ा होता है इस तरीके से, जैसे देखिए ये ब्रोंक्यूल्स है, ये आपका मेन हो गया ट्रैकिड्स, यहाँ से ब्रोंकाई हो गया 2 ब्रांच, ये ब्रोंक्यूल्स हो गया। यहाँ पर जो ये होता है ब्लड एल्वोलाई, ठीक है। इस एल्वोलाई पे बहुत सारा ब्लड कैपिलरी जुड़ा होता है जो ब्लड वेसल्स के जरिए से ब्लड को ले जाता है। तो इससे किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है उसको हमको समझना है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आई थिंक आ रहा होगा आपको। देखिए एक्सचेंज ऑफ गैस, एयर रिच ऑक्सीजन जो है, स्टेप समझिए। एयर रिच ऑक्सीजन हमारा इनहेलेशन के दौरान लिए, और एयर जो है ऑक्सीजन रिच एयर लिए, ये ब्लड में गया। इसमें हेल्प कौन करता है, पिगमेंट जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है वो खींच लेता है चुंबक जैसा, जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। बाइंड विथ ब्लड, बाइंड विथ हीमोग्लोबिन आरबीसी, O2 इज रिलीज इन एल्वोलाई। एल्वोलाई जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है उससे थ्रू द ब्लड वेसल्स और टिश्यू। और CO2 जो है रिलीज इन ब्लड, CO2 डिजोल्व इन ब्लड, और ब्लड वेसल्स रिसीव एल्वोलाई सेक एंड सेंड थ्रू द नोजल। यानी नाक के जरिए से ऑक्सीजनेटेड एयर गया, और एल्वोलाई पर जो ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजनेटेड और एयर को ले गया, कहाँ ले जाता है, हार्ट के पास। हार्ट फिर पंप करता है, पूरे बॉडी सेल में एक्सचेंज होता है, और फिर CO2 हार्ट के पास लाता है, फिर लंग्स के पास भेज देता है। तो ये सारा का सारा क्या होता है, उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस का खेल होता है। किसमें, रेस्पिरेशन के अंदर। समझ में आया किस तरीके से होता है? फिर से समझिए क्या हुआ, ऑक्सीजन लिए, एल्वोलाई के पास गया, एल्वोलाई के पास बहुत सारा ब्लड वेसल है, ठीक है। वो ब्लड वेसल यानी ब्लड कैपिलरी जैसे ये मेरा ये एल्वोलाई है, ये फिस्ट मान लीजिए एल्वोलाई है, ये ब्लड कैपिलरी है, और ये हमारा जो हैंड हो गया ये वेन हो गया। ये सीधा ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन रिच एयर को कहाँ भेज दिया, पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में, हार्ट उसको पंप करके पूरे बॉडी में भेजा। पूरे बॉडी के अंदर क्या हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, और CO2 जो है
उसके दौरान CO2 H2O देखे थे ऊपर निकला, वो CO2 H2O किसके थ्रू, वीना कावा वेन के थ्रू कहाँ आया, फिर हार्ट में आया, हार्ट उसको पंप करके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू भेज दिया लंग्स में, लंग्स वो CO2 को बाहर निकाल दिया। तो ये कंप्लीट होता है। ऑक्सीजन एल्वोलाई से एक्सचेंज हुआ किस में, ब्लड वेसल्स में, फिर CO2 एल्वोलाई से वापस आया और वो एक्सेल कर दिया। क्लियर। तो ह्यूमन में रेस्पिरेशन समझ गया। अब प्लांट में रेस्पिरेशन समझते हैं। प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है, अब देखिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब इसमें थोड़ा सा और एक चीज आप समझ लीजिए कि जो जमीन पर रहने वाला ऑर्गेनिज्म है वो एटमॉस्फेयर से लेता है ऑक्सीजन। जब एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन लेगा तो उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है एक्वेटिक के मुकाबले में कम होता है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग टेरेस्ट्रियल से, जमीन पे रहने वाले से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है बताइए। इसका कारण ये है कि ऑर्गेनिज्म जो स्थल पे रहता है, जमीन पे रहता है, टेरेस्ट्रियल है, उसके पास ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग एज कंपेयर टू एक्वेटिक के क्या रहता है, कम रहता है। एक्वेटिक जो है वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेता है, कहाँ से, पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वहां से लेता है। तो पानी के अंदर जो है, पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ, तो उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए बार बार क्या करना पड़ता है, ब्रीथिंग करना पड़ता है। इसीलिए देखिएगा मछली का जो है गलफरा बहुत तेजी से क्या करता है, ऊपर नीचे फोल्ड अप होते रहता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से आप याद रखिएगा कि जो एक्वेटिक एनिमल है उसका रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा क्यों होता है टेरेस्ट्रियल के मुकाबले में, या मछली के अंदर गिल्स जो रहता है वो क्यों प्रेजेंट रहता है, तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करता है, छान लेता है। ठीक है। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट समझते हैं। देखिए प्लांट का जो रेस्पिरेशन है उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। ठीक है। जैसे हमारे अंदर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है, नाक है और ट्रेकिड्स है, उसके बाद लंग्स है, उसके पास कोई लंग्स नहीं है। प्लांट जो अपना रेस्पिरेशन करता है वो रेस्पिरेशन गैस का एक्सचेंज करके करता है। अब कैसे, अब जैसे बहुत छोटा छोटा प्लांट है ना, तो वो स्टोमाटा जो लीव के अंदर प्रेजेंट रहता है उससे कर लेगा। जो बड़ा बड़ा टीरी है, जैसे आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तार का पेड़ है, तो उसके बार्क में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको लेंटिकल्स बोलते हैं, उसके थ्रू कर लेगा। तो बड़ा बड़ा ट्री जो है वो लेंटिकल्स के थ्रू करेगा, छोटा छोटा जो है स्टोमाटा के थ्रू करेगा। और बड़ा ट्री भी करता है, उसके पास भी लीफ में स्टोमाटा है, उसके थ्रू भी करता है, लेकिन लेंटिकल से भी करता है। उसके बाद जनरल सरफेस ऑफ रूट, रूट से में जो होता है उसके थ्रू भी करता है। और जो स्टीम है ग्रीन प्लांट का उसके थ्रू भी करता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट जो होता है वो थ्रू स्टोमाटा, लेंटिकल्स एंड जनरल सरफेस होता है। क्लियर। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और इसमें प्लांट के अंदर जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा ही गैस को एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करता है। गार्ड सेल जो है ओपन और क्लोज हो जाता है। ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ट्रांसपीरेशन के लिए स्टोमाटा वर्क करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन। अब हम लोग चलेंगे ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन क्या है समझिए, ट्रांसपोर्टेशन क्या है उसको समझा जाए। देखिए ट्रांसपोर्टेशन जनरल लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जनरल लाइफ में बोलते हैं ना, ट्रांसपोर्ट में लगा दिए सामान ले लीजिएगा। ठीक है। तो जनरल मीनिंग ट्रांसपोर्ट का क्या है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। जैसे न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन ऊपर एक लाइफ प्रोसेस है, उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ना बाबू, ये ट्रांसपोर्टेशन किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तब ध्यान देना इसमें। एक तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का देख लिए, तो गैस का ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा जो हमारे अंदर बॉडी न्यूट्रिएंट्स है, जैसे पेट के अंदर, एल्बोलाई के अंदर, विल्ली के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज को हर सेल तक जाना है, तो कैसे जाएगा, कोई तो सवारी होना चाहिए, कोई तो गाड़ी होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्लड क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है। तो एक तो न्यूट्रिएंट्स हो गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो गया जिसको गैसेस बोलेंगे, तीसरा वेस्टेज मटेरियल, जैसे हम मेटाबॉलिक वेस्टेज उसको बोलते हैं। अब देखिए ब्लड हमारे अंदर क्या हुआ
कि जब मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ तो वेस्टेज भी बनता है, जैसे पेशाब है, यूरिनरी वेस्टेज है ना, तो उन सब को, या CO2 है वो भी वेस्टेज है, तो उस सब को हमारे बॉडी से बाहर ले जाने के लिए कौन उसके स्पेसिफिक ऑर्गन तक ले जाएगा, तो ये भी क्या ले जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, यानी ब्लड ले जाता है। तो सिंपल आप यूँ समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स और वेस्टेज उसका एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का नाम है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का नाम है। ठीक है, तो समझ गए, ट्रांसपोर्टेशन इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच material such as oxygen, carbon dioxide, wastage material and nutrients transport from one part of body to another. Clear? अगर gases है तो lung से other part of body cell तक, wastage है तो ब्लड के सेल से कहाँ बाहर तक, CO2 है तो लंग से बाहर चला आएगा। क्लियर? अब आइए आगे बात करते हैं, थोड़ा यहाँ तक समझ में आया। देखिए, ह्यूमन बीइंग लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म need regular supply of food, oxygen etc. The function performed by the circulatory system. अब ह्यूमन के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है ह्यूमन के अंदर, उसका एक नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है, क्या नाम है, सर्कुलेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सर्कुलेशन सिस्टम से होता है। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, सर्कुलेशन सिस्टम से। उसका 3 पार्ट है, कौन कौन है, एक हार्ट है, एक आर्टरी और वेन है, और एक ब्लड और लिम्फ है। अब ध्यान दीजिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये 3 इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हार्ट को बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन, ये सिर्फ पंप करने का काम करता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है, इनवॉलेंट्री होता है। यहाँ पे आर्टरी और वेन है, ये वो रास्ता है जिससे ब्लड ट्रेवल करता है। आर्टरी अगर है तो O2 वाला ब्लड कैरी करेगा, और वेन है तो CO2 वाला ब्लड कैरी करेगा। ठीक है, ब्लड और लिम्फ यही मेन चीज है। ये ब्लड और लिम्फ सर्कुलेटरी मीडियम है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज ब्लड और लिम्फ, तो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का क्या काम है, तो ब्लड का काम है टेम्परेचर मेंटेन करना, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, वेस्टेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सब काम है उसका। अब 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम में 3 मेन चीजें, हार्ट, आर्टरी और वेन जिसको ब्लड वेसल बोलते हैं, और सर्कुलेटरी मीडियम जिसको ब्लड और लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम का जो है ये डबल सर्कुलेशन होता है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्लड के बारे में देख लेते हैं। ब्लड, लिम्फ, आर्टरी, वेन के बाद हम डायरेक्ट सिस्टम पे चलेंगे। अब देखिए ब्लड क्या है, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। व्हाट इज ब्लड, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एकदम शॉर्ट में डिफिनेशन लिखना। व्हाट इज ब्लड, तो इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्लियर। व्हाट इज ब्लड, इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज लिम्फ, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज कलरलेस, येलोइश कलर, येलो इन कलर। और क्या होता है, इसके अंदर WBC ज्यादा होता है, फाइट अगेंस्ट द जर्म होता है। क्लियर। अब ब्लड जो है ना, ब्लड का जो कंपोनेंट है 4 कंपोनेंट है। 3 सेल से मिलकर बना हुआ एक प्लाज्मा है, एक है RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट, और है प्लाज्मा। तो ब्लड किस किस से मिलके बना हुआ है, ब्लड बना हुआ है RBC से मिलके, ब्लड प्लेटलेट से मिलके, WBC से और प्लाज्मा से। ठीक है, प्लाज्मा में 90% वाटर है, 10% ऑर्गेनिक है, कहीं कहीं पे 95% में मिल जाएगा। ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन, उसके बाद एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इनऑर्गेनिक मटेरियल, आयंस वगैरह है किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। WBC क्या है, WBC व्हाइट ब्लड कर्पसल्स, इसको श्वेत रक्त कनिकाएं बोलते हैं, श्वेत रक्त कनिकाएं। ब्लड काउंट इसीलिए कण है ना, इसलिए इसको काउंट भी किया जाता है। तो ब्लड किससे मिलके बना हुआ है, RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट और प्लाज्मा। RBC क्या है, यही RBC में पिगमेंट होता है जो होमोग्लोबिन होता है, जो लाल जो रंग होता है खून का, लहू का, रक्त का, इसी की वजह से होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से। ये क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करेगा। कंटेन HB, हेमोग्लोबिन इसको बोलते हैं, इम्पार्ट रेड कलर टू ब्लड। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, मोटी मोटी बात समझिए। और WBC हमारे अंदर क्या करेगा, जर्म्स से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा।
और जस्ट लड़ने का क्षमता प्रोवाइड करेगा। ठीक है, समझ गए ब्लड के बारे में। लिम्फ समझ गए, ये येलोइश फ्लूइड है, एस्केप फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस कंटेनिंग लेस प्रोटीन देन द ब्लड। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड के मुकाबले में कम प्रोटीन होता है। इसके अंदर WBC ज्यादा होता है। हमको क्या किससे बचाता है, ये जर्म से बचाता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके अंदर किसका बात करें, ब्लड वेसल्स का। किसका, ब्लड वेसल का। अब देखिए ब्लड वेसल एक हो गया आर्टरी, एक हो गया वेन, एक होता है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी कितना ब्लड वेसल हो गया, 3, आर्टरी वेन और ब्लड कैपिलरी। आर्टरी वेन और ब्लड कैपिलरी। देखिए आर्टरी मोटा होता है, आर्टरी क्या होता है, थिक होता है, याद रखिएगा, थिक होता है इसका वॉल। ये O2 ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजन वाला। इसका ब्लड प्रेशर इसमें हाई होता है, ये दिल से दूर ले जाता है। थिक इलास्टिक, उसके बाद ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को, हार्ट से दूर ले जाता है। एक ही आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी PA। ठीक है, वेन क्या है, ये वेन जिसको हम लोग नस कहते हैं देहाती भाषा में, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करेगा। ठीक है, इसका वॉल जो होता है आर्टरी के मुकाबले में कमजोर होता है, इसमें सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ये ब्लड रिसीव करता है पूरे बॉडी से। दिल जो ब्लड रिसीव करता है पूरे बॉडी से, इसी के थ्रू करता है, वेन के थ्रू। ये लेस इलास्टिक होता है और इसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होता है। मेन बात, वेन के अंदर वाल्व होता है। वाल्व क्या होता है, वो है जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। किसको, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। जल्दी जल्दी सुनते जाइएगा। बैक फ्लो ऑफ ब्लड को वेन के अंदर जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो रोकता है, क्योंकि इसमें लो ब्लड प्रेशर होता है। यहाँ पे आर्टरी में हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसलिए ये बैक फ्लो को नहीं रोकता है। अब आ जाइए, ब्लड समझ गया, ब्लड वेसल समझ गया। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं दिल के बारे में। ये देखिए, ये है आपका दिल। दिल धक धक करता है, लोग कहते हैं। हाँ, लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि दिल धक धक करता है। हम ये कहते हैं, साइंस ये कहता है कि दिल धक धक नहीं, दिल लब डब करता है। तो एक बात यहां से क्लियर हो गया कि दिल का जो साउंड है वो धक धक नहीं, लब डब होता है और एक मुट्ठी के बराबर होता है। ये हर इंडिविजुअल का, मेरा दिल मेरे मुट्ठी के बराबर, आपका दिल आपके मुट्ठी के बराबर, और है ना, दिल कोई ले नहीं जाता है, दिल लगता नहीं है, दिल लगा रहता है पहले से। ठीक है, समझिए अब आगे। देखिए, यह हार्ट, ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। सबसे पहले अगर पूछेगा मसल्स किसका बना हुआ, तो कार्डियक मसल्स का। इसका 2 पार्ट होता है, एक लेफ्ट पार्ट, एक राइट पार्ट। हम यहाँ पे सेगमेंट बता रहे हैं, देखते जाइएगा। ये जो है आपका, ये हो गया इसके इधर। अब जैसे देखिए, आप कॉपी पे लिखिएगा तो कॉपी का ये हो गया आपका, कॉपी का ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो दिल का ये क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो दिल का 2 पार्ट, लेफ्ट और राइट। 4 चेंबर, कितना चेंबर, 4 चेंबर। देखिए, ये जो दिख रहा है ये बाउंड्री, इसके ऊपर एक चेंबर, इसके नीचे एक चेंबर। तो इस तरीके से हम ये बाउंड्री दे दिए। तो 2 पार्ट हो गया और 4 चेंबर हो गया। ऊपर वाले को ओरिकल बोलते हैं। अब देखिए, ये लेफ्ट साइड है तो क्या कहलाएगा, लेफ्ट ओरिकल कहलाएगा। ये कहाँ लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ओरिकल कहलाया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाया। ये जो है, ये इतना सा ये क्या है आपका वेंट्रिकल है, जो काला से दिए हैं। उसी तरीके से इसमें भी काला से हम घेर देते हैं, ये आपका वेंट्रिकल हो गया। ये क्या हो गया, वेंट्रिकल हो गया। इसमें वाल्व प्रेजेंट होता है। तो ये लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में, इसलिए लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट साइड में है तो राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो बीच में जो पार्टीशन है, इसको सेप्टम बोलते हैं। ये मसल्स का बना होता है, जो 2 पार्ट करता है, लेफ्ट राइट का जो पार्टीशन होता है उसको सेप्टम बोलते हैं। अब इसमें वाल्व प्रेजेंट होता है। देखिए, जो लेफ्ट ओरिकल में वाल्व आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ये कहाँ से आता है, लंग्स से। कहाँ से आता है, लंग्स से। ये जो वाल्व दिख रहा है ये पल्मोनरी वाल्व है। यही पल्मोनरी
पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड रिसीव होता है किसके अंदर, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। उसके बाद और एक चीज समझ लीजिए, ये जो आपका लेफ्ट पार्ट होता है, ये लेफ्ट पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और राइट पार्ट जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है। तो लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड, राइट में डीऑक्सीजनेटेड। ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो यहाँ पे O2 वाला ब्लड होगा, यहाँ पे CO2 वाला ब्लड होगा। लंग से O2 वाला ब्लड जो है वो किसके, पल्मोनरी वेन के थ्रू, PV के थ्रू कहाँ आ गया, लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ पे वाल्व है, ये बायां साइड है तो याद रखिएगा बाइकस्पिड वाल्व, बौ से बायां बौ से बाइकस्पिड वाल्व, बौ से बायां बौ से बाइकस्पिड वाल्व, और दो से दायां R से राइट, और यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें बाइकस्पिड, इसमें ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड वाल्व ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच होता है लेफ्ट साइड में, और ट्राइकस्पिड ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच होता है राइट साइड में। इसका क्या काम होता है, ये भी बैक फ्लो को रोकता है। जैसे ही वेंट्रिकल फुल हो जाएगा ये बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद तब ना ऊपर जाएगा। अब देखिए यहां से ये वाला जो निकला हुआ है ये मेन आर्टरी है, अरोटा जिसको बोलते हैं, मेन आर्टरी को अरोटा, और यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये और ये वीना कावा, मेन वेन। ये ऊपर वाला है तो सुपीरियर, ये नीचे वाला है तो इन्फीरियर, ठीक है, सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहीं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स को जाता है। और ये जो आपका अरोटा है इससे आता सॉरी इससे आता है बॉडी सेल को, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो हमारा लंग्स है उसमें क्या क्या, सॉरी हमारे जो हार्ट है उसमें क्या क्या रहता है। नहीं समझे तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए, हम बनाते हैं दिल। ये कुछ इस तरीके का होता है डायग्राम, देखिए बनाने की कोशिश करते हैं हम डायग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका बीच में सेप्टम, यहाँ पे वाल्व दे दीजिए, ये मेन अरोटा, ये हो गया आपका यहां से मेन वेन, ये हो गया वेंट्रिकल, और ये ऑरिकल। यहाँ पे आएगा वीना कावा से ब्लड, वाल्व के थ्रू इसमें आया फिर इधर चला जाए। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसमें होता क्या क्या है, दो पार्ट हो गया, राइट और लेफ्ट, 4 चेम्बर, उसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल, ठीक। जो पार्टीशन करता है उसको सेप्टम बोलते हैं। वाल्व होता है बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, और अरोटा में भी होता है, इसको एरोटिक वाल्व बोलते हैं। और ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा इसका क्या होता है स्ट्रक्चरर। अब थोड़ा सा इसका देख लें फंक्शन, इसमें डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। देखिए इसमें जो होता है दो सर्कुलेशन होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। कितना सर्कुलेशन, दो सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी और दूसरा सिस्टमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो लंग्स और दिल के बीच होता है। लंग्स और दिल के बीच जो हो रहा है उसको पल्मोनरी, यानी लंग्स का साइंटिफिक नेम पल्मोनरी है तो इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो दिल और बॉडी सेल के बीच जो होता है, दिल और बॉडी सेल के बीच जो होता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। तो दो सर्कुलेशन होता है, इसीलिए हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ पर आपको ये वाला जो फिगर है इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये राइट एटेरियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एटेरियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ लंग्स हो गया, यहाँ बॉडी ऑर्गन हो गया, ठीक है। अब सांस जब लिया तो ऑक्सीजनेटेड एयर पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नंबर 1 दिया हुआ, आया किसमें, लेफ्ट एटेरियम में। लेफ्ट एटेरियम का वाल्व खुला, ये कौन सा वाल्व है, बाइकस्पिड। याद करवाए थे आपको, बौ से बायां बौ से बाइकस्पिड वाल्व। फिर आ गया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल फुल होगा, ये वाल्व क्लोज होने के बाद जैसे ही पंप करेगा ये मेन आर्टरी जिसको हम अरोटा बोलते हैं,
उसके थ्रू आएगा कहाँ, पूरे बॉडी ऑर्गन में यानी बॉडी सेल में। यहाँ पे रेस्पायरेशन होगा, जो ऊपर पड़े थे C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टूटेगा CO2 और H2O प्लस 38 ATP में। अब ये जो CO2 वाला ब्लड है ये सीधे मेन वेन वीना कावा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा राइट आर्टेरियम में। ये राइट आर्टेरियम फुल होगा, इसके थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व खुला, ये आ गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जैसे ही फुल होगा ये वाल्व बंद होने के बाद जैसे ही दिल हमारा पंप करेगा, तो दिल पंप करेगा तो ये राइट वेंट्रिकल के थ्रू यहाँ पे जुड़ा हुआ है आपका पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाएगा फिर लंग्स में और ये सर्कुलेशन पूरा होता रहेगा। तब देखिए यहाँ पे 2 साइकिल पूरा हुआ, एक पूरे कार्डियक साइकिल में। दिल का जो पूरा साइकिल होता है कंप्लीट रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, उसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। एक बार दिल पंप किया और रिलैक्स हुआ, पंप रिलैक्स, इसको कार्डियक साइकिल बोले। एक कार्डियक साइकिल में 2 साइकिल सब साइकिल होता है, एक होता है लंग्स और दिल के बीच जिसको पल्मोनरी साइकिल बोलते हैं या पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा होता है आपका हार्ट और किसके बीच, बॉडी ऑर्गन के बीच, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक साइकिल। इसीलिए इन वन कार्डियक साइकिल ब्लड सर्कुलेट ट्वाइस, सो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन सिस्टम। क्लियर है, समझ गए आप सीक्वेंस अगर आप इसका लिखना चाहिए तो सबसे पहले लंग्स में O2 वाला ब्लड लंग्स से कहाँ, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ चला आएगा, लेफ्ट एटेरियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक। उसके बाद फिर कहाँ पंप किया, पंप करने के बाद अरोटा के थ्रू कहाँ, बॉडी सेल में। अब बॉडी सेल से कहाँ फिर पल्मोनरी वीना कावा, मेन वेन के थ्रू कहाँ, राइट एटेरियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। साइकिल पूरा हो गया। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डबल सर्कुलेशन सिस्टम कैसे होता है। क्लियर, डबल सर्कुलेशन सिस्टम समझ गए, सिस्टमेटिक साइकिल, पल्मोनरी साइकिल समझ गए। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, आई होप ट्रांसपोर्टेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट बात करके इस लेक्चर को यहीं पे हम करेंगे समाप्त। देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का एक ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, शॉर्ट वीडियो, आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। देखिए प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए 2 टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, जाइलम और फोइलम। ठीक है, जाइलम जो होता है ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जड़ से, है ना, यूनिडायरेक्शनल होता है। जाइलम 4 सेल से बना होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रेकिड्स और जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, और ट्रेकिड्स जिसको बोलते हैं। कैरी वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, यूनिडायरेक्शनल होता है, नो एनर्जी यूज नहीं होता, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस। फोइलम फूड को करेगा लीफ से अदर पार्ट ऑफ, ये बाय डायरेक्शनल होता है, ये एनर्जी यूज करता है एटीपी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस लॉस ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन दिन के टाइम यानी वाटर को लॉस करना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है फूड का ट्रांसपोर्ट लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में, उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे है फंक्शन, एब्जॉर्प्शन, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल, जिसको ट्रांसपिरेटरी पुल बोलते हैं। जिसमें क्या होगा, जैसे ट्रांसपिरेशन होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन का ये फंक्शन है कि ट्रांसपिरेशन का ये फंक्शन है, सॉरी। तो ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर लॉस होगा, तो पानी ब्रांच के अंदर जो जाइलम है उसमें वो हम्प बना देगा, खाली जगह बना देगा, और वो फिर पानी को खींचेगा। लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन से खींचेगा। उसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट में भी हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्लियर, अब लास्ट वाला जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लोग इसको देख लेंगे, किसको,
आपका एक लेक्चर है, उसमें हम लोग इसको फाइनली क्या करेंगे, एक लेक्चर डाल देंगे आपके लिए एक्सक्रिएशन का। ठीक है, बस आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कुछ फ़ायदा हो रहा हो, और कमेंट भी कीजिए, है ना। ठीक है, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।